हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम संप्रेषण के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। इससे अगले वीडियो में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, और आज के इस वीडियो में हम संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। संप्रेषण के प्रकार। मोटे रूप में हम संप्रेषण के 3 प्रकार के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। पहला है मौखिक या लिखित। मौखिक या लिखित, यानी कि संप्रेषण मौखिक है या लिखित है। दूसरा हम बात करेंगे कि औपचारिक या अनौपचारिक। औपचारिक या अनौपचारिक, यानी संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है तो जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन ये औपचारिक है या फिर अनौपचारिक है। तीसरा हम बात करेंगे अधोगामी। तीसरा इसका है अधोगामी या ऊर्ध्वगामी। अधोगामी है या ऊर्ध्वगामी है या क्षैतिज है या त्रियक। क्षैतिज या त्रियक। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से इसके जो प्रकार है अलग अलग है। मौखिक है या लिखित है, औपचारिक है या अनौपचारिक है, अधोगामी है या ऊर्ध्वगामी है, क्षैतिज है या त्रियक है। तो इस प्रकार से आज के हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से ये जो वाला प्रकार है, मौखिक और लिखित वाला जो टाइप है, इस टाइप के बारे में बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन का ये मौखिक जो संचार या संप्रेषण है, सामान्य रूप से नाम से भी प्रसिद्ध है कि मौखिक, यानी कि मुख से बोलकर या बातचीत के माध्यम से किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में मैसेज का आदान प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार की कुछ जो संप्रेषण की जो मीडियम माध्यम होता है, ये एक प्रकार का मौखिक रूप से जाना जाता है। और अधिकांशतः देखते हैं कि ये संप्रेषण का सबसे एक बेस्ट तरीका है कि अगर आप किसी से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी है तो आप इससे मौखिक रूप से वार्तालाप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें संदेश को लिखित न करके वरन जुबानी द्वारा या कहा करके उसे निर्गमित किया जाता है। तो इस प्रकार का जो एक संप्रेषण है, ये एक मौखिक प्रकार का संप्रेषण है। ये संप्रेषण संदेश देने व संदेश पाने वाला एक दूसरे के आमने सामने होता है, यानी कि संदेश जो देने वाला व्यक्ति है वो संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के आमने सामने होता है, जिससे कि संप्रेषण है उसमें दोनों के बीच में संवाद स्थापित हो सके। व्यावसायिक जगत में हम देखते हैं कि अधिकांश व्यावसायिक जगत में जहाँ बिजनेस फील्ड होती है तो वहाँ पर देखते हैं कि 75% से ज़्यादा जो कम्युनिकेशन है वो ये मौखिक तरीके से दिया जाता है। इसमें व्यक्ति पहुँच यानी कि पर्सनल अप्रोच एक अच्छी तरीके से इसमें पाई जाती है, जिसमें कि व्यक्ति पर्सनल या व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की बात के बारे में साझा कर सकता है। ये संप्रेषण की सबसे प्रभावी एवं सर्वश्रेष्ठ तरीका है या विधि है। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, कहते हैं कि मौखिक जो संप्रेषण है, इस मौखिक संप्रेषण के कौन कौन से टूल है या कौन कौन से जो साधन हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि आमने सामने दिए गए आदेश, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने बैठकर जो आदेश दिए जाते हैं या कॉन्फ्रेंस के द्वारा या मीटिंग के द्वारा एक बॉस के द्वारा जो अपने अधीनस्थ को जो आदेश दिया जाता है, तो ये आमने सामने होता है। या रेडियो के द्वारा जो संप्रेषण किया जाता है, दूरदर्शन के माध्यम से टेलीफोनिक जो वार्तालाप होती हैं, वीडियो जो कॉन्फ्रेंस होता है वीसी के माध्यम से, जो आज के ये संकट के दौरान जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं,
ये भी एक इसका एक बेहतरीन एक तरीका है। आप सम्मेलन या सभाओं के द्वारा भी हो सकते हैं, या संयुक्त रूप से विचार विमर्श करके, या साक्षात्कार के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से भी इस प्रकार से संप्रेषण स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये मौखिक जो संप्रेषण है इसकी एक मेरिट है। इसके कुछ डीमेरिट है, उसके बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे कि इससे हमें लाभ क्या होता है, इसकी मेरिट क्या है। इसके जो हम टूल्स के बारे में बात की, टूल्स के बारे में आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी इसका इंपॉर्टेंस है, या इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसका कौन कौन सी गुण है। तो इसमें इतना देते हैं कि समय एवं धन की बचत होती है, यानी कि आमने सामने बात करने से आपका जो समय है या फालतू जो खर्चा है उसमें आपकी बचत की जाती है। ये एक दूसरे को समझने में सुलभ रहता है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कोई व्यक्ति खड़ा होकर के मीटिंग में बोल के बता सकता है कि ये इस बिंदु पर मुझे समझ में नहीं आया है, तो इसको बताने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें ये भी एक सरलता रहती है। संकट के समय ये उपयुक्त विधि है। अगर इस प्रकार की, जैसे अभी हाल ही में देखते हैं हम कि देश में जैसे कोविड-19 जो महामारी, वैश्विक महामारी है, जिस वैश्विक महामारी के कारण हम एक सामूहिक रूप से एक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, या सामूहिक रूप से एक कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक जो वीडियो कॉलिंग होती है या वीडियो के माध्यम से जो काउंसलिंग की जाती है, वीसी जिसे हम कहते हैं, सामने आमतौर पे कि वीसी के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रकार ये एक उपयुक्त विधि है जिसमें कि संकट के समय ये लाभकारी है। फिर लिखित संप्रेषण की तुलना में ये अधिक लचीलापन है, यानी फ्लेक्सिबल है। लिखित में जो आपकी शब्दावली होती है, उस शब्दावली एक हो सकता है हार्ड शब्दावली हो, लेकिन ये थोड़ी फ्लेक्सिबल है। इसमें व्यक्ति को थोड़ी एक स्वतंत्रता भी होती है कि वो अपनी बात को बीच में कोई पूछ भी सकता है, जबकि लिखित में जो आदेश दिया जाता है तो उस आदेश में जो उसको बीच में बोलने की या उसको परमिशन शायद नहीं मिलती है। सूचना प्रेषक और प्रापक यानी कि सेंडर और रिसीवर हैं, उन दोनों के मध्य सद्भाव एवं विश्वास भी इसके द्वारा पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी एक मेरिट है। हम मौखिक जो संप्रेषण है इसमें कुछ डीमेरिट हैं, इसके कुछ दोष है, उसके बारे में भी कुछ देखते हैं। मौखिक वार्ता के बाद पुनः प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलता है। एक तो इसमें यह प्रॉब्लम है कि जैसे मौखिक वार्ता समाप्त हो गई, समाप्त होने के बाद में अगर आपकी कोई कमी पीछे रह गई है, छूट गई है, तो उसके बारे में आपको दोबारा प्रेजेंटेशन करने का अवसर नहीं मिलता है। या जो सेंडर है, जो सूचना दे रहा है, उसके बाद में कोई सूचना कॉन्फ्रेंस में जो अधूरी रह जाती है तो वो दोबारा सूचना प्रस्तुत वापस नहीं कर सकता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और भावी जो संदर्भ के लिए ये अनुपयुक्त है, क्योंकि मौखिक जो आपको आदेश दिया जाता है अगर उसको हम रेफरेंस के रूप में देखें तो यह लिखित की अपेक्षा इसकी एक दुर्बलता है, क्योंकि लिखित में आपको जो दिया जाता है वो एक साक्ष्य होता है, प्रमाण होता है, जबकि इसमें एक प्रमाण नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो इसकी थोड़ी कमी है। मौखिक संप्रेषण में संदेशवाहक और सूचनाकर्ता को अधिक सोचने का मौका नहीं मिलता, यानी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या जो मीटिंग होती हैं या मौखिक जो वार्तालाप होती हैं, उस मौखिक वार्तालाप से जो उत्तरदाता से जो उत्तर मांगा जाता है तो उसके पास में इतना समय नहीं होता है कि वो सोच समझकर अपनी बात का प्रस्तुतिकरण कर सके। तो ऐसी स्थिति में ये भी इसकी एक डीमेरिट है कि उसे अधिक समय नहीं मिलता है, जिस कारण से वो सूचना सही तरीके से देने में असफल हो जाता है। जबकि लिखित जो जवाब होता है इसमें सोच समझकर आराम से दिया जा सकता है कि उसके पास में एक टाइम होता है और टाइम होता है, जबकि जो ये जो मौखिक होता है उसमें एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के दौरान ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये जो मौखिक है जो संप्रेषण है इसकी मेरिट या डीमेरिट के बारे में अध्ययन किया है। फिर हम कुछ देखते हैं कि जो लिखित संप्रेषण है, रिटर्न में जो होता है कम्युनिकेशन होता है, तो ये कैसी व्यवस्था है, या इसमें क्या मेरिट है या क्या इसमें डीमेरिट है, इसके बारे में भी कुछ चीज़ें देखते हैं। तो पहले देते हैं कि ये एक ऐसी सूचना है जो मौखिक न होकर के लिखकर दी गई है, जिसे हम लिखित संप्रेषण के नाम से भी जाना जाता है, कि यानी कि इसका जो संप्रेषण है वो लिखित में है, ठीक है ना। उसमें तो था मौखिक यानी कि बोल कर या कहकर के सूचना प्राप्त करना, लेकिन इसमें है मौखिक। अब लिखित जो संप्रेषण होता है उसके कौन कौन से टूल है या कौन कौन से साधन या कौन कौन से माध्यम है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। तो इसमें कुछ चीज़ें जैसे बुलेटिन है, हैंडबुक है, डायरिया हैं जिसमें जो सूचना नोटिस कराई जाती हैं, मैगजीन है, समाचार पत्र है, सुझाव योजनाएं हैं, व्यापारिक पत्रावलियाँ हैं, संगठन की जो पुस्तिकाएँ है, संगठन की अनुसूचियाँ है,
नीति पुस्तिका है तथा कार्यविधि पुस्तिका। तो इस प्रकार से ये लिखित में जो आपके इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल बाकायदा नोटेट करवाया जाता है कि ये सूचना देने की लिमिट क्या है या सूचना किस समय अवधि में आपको देनी है। तो इस प्रकार से आपके पास में लिखित में होता है कि आप मेल के माध्यम से आया तो उसमें किस प्रकार से इसमें आपको दी जाती हैं। तो इसके कौन कौन से मेरिट हैं, लिखित संप्रेषण है उसके क्या क्या मेरिट हैं या कौन से गुण है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। एक तो यह है कि दोनों पक्षों की उपस्थिति इसमें आवश्यक नहीं है। पहली बात यह है कि दोनों पक्षों का आमने सामने होना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। फिर बात करते हैं कि विस्तृत एवं जो जटिल सूचनाएं होती हैं उसके लिए एक जो रिसीवर है उस रिसीवर के पास में उपयुक्त समय मिल जाता है, जिसलिए वो एक अधिक अच्छे तरीके से सूचना कलेक्ट करके उसका उत्तर देने का प्रयास कर सकता है। उसके बाद में इसमें थोड़ी मितव्ययता पाई जाती है, क्योंकि हम सूचना डाक के द्वारा या मेल के माध्यम से, टेलीफोन के तार के माध्यम से या दूरभाष टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से भी सूचना कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ी एक कहते हैं कि मितव्ययता है, यानी कि धन थोड़ा कम इसमें खर्च होता है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है या सम्मेलन समितियाँ होती हैं तो उसमें बहुत बड़ा एक आयोजन करना पड़ता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। एक मेल के द्वारा कोई सूचना कलेक्ट करनी है, तत्काल मेल भेज दिया, कह दिया शाम को 5 बजे तक सूचना कलेक्ट करनी है, तो एक दिन में ही या कुछ समय लिमिट समय में ही सूचना बहुत जल्दी वापस प्रेषित हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो लिखित सूचना होता है उसका प्रमाण एक प्रकार से प्रमाण का काम करता है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट मेरिट है कि लिखित में जो भी मैसेज होता है उस मैसेज का एक प्रमाण के रूप में काम करता है, और भविष्य में भी अगर इस प्रकार की कोई सूचना हमें ज़रूरत पड़े तो एक रेफरेंस के रूप में हम इसको देख सकते हैं। कि जैसे कई बार होता है कि जो सेंडर होता है वो कई बार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजता है, अब कुछ समय के बाद में वही इन्फॉर्मेशन वापस डिपार्टमेंट से वापस सूचना कलेक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि वो सूचना उसके पास में होती भी है या नहीं होती है, अगर वो मौखिक सूचना होती है तो वो तो याद रहते नहीं है, लेकिन रिटर्न में अगर इस प्रकार की कोई सेंडर के पास में पहले से भी भेजी गई सूचना अगर है तो दोबारा उसे सूचना भेजने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसकी एक बहुत बड़ी मेरिट है कि लिखित जो सूचना होती हैं इसका एक प्रमाण भी एक मिलता है। ये दोनों पक्षों के लिए एक उपयोगी है, जिससे कि दोनों के बीच में आपस में अच्छा संबंध या विश्वास है वो बरकरार रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसकी कोई मेरिट है। फिर हम देखते हैं कि लिखित जो संप्रेषण है इसमें कुछ डीमेरिट भी हैं या उसमें कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। तो इसमें के बारे में देखते हैं कि सूचना को लिखित में प्रस्तुत करना अधिक धन एवं समय का भी इसमें अपव्यय होता है। ये इसकी थोड़ी डीमेरिट भी बताई जा रही है कि कई बार जो सूचना होती है लिखित में प्राप्त करने में एक तो समय, धन तो ज़्यादा इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन समय का जो होता है कई बार हो सकता है कि अगर सूचना कलेक्ट करने में थोड़ा समय भी लग सकता है, तो एक इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब होती है तो उसमें तो सूचना हाथों हाथ भी कलेक्ट की जा सकती है, जबकि इसमें समय दिया सकता है। हो सकता है कि सूचना जो देने वाला अधिकारी है या जो व्यक्ति है संबंधित व्यक्ति अवकाश पे गया हुआ, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि थोड़ा डिले भी हो सकता है। उसके बाद में हर बार लिखित में छोटी बड़ी बात को प्रस्तुत करना इसमें संभव नहीं है, क्योंकि कई बार जो सूचनाएं होती है वो केवल संकेत में दी जाती है या इसका जो आंसर वो यस के रूप में दिया जा सकता है। तो जैसे कई बार हम देखते हैं कि मोबाइल पे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसका जैसे सिंबल आ जाता है तो मालूम पड़ जाता है कि भाई मामला ओके है या इन्फॉर्मेशन में कुछ कमी है टाइम में, तो लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। फिर इसमें गोपनीयता भंग रहने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, ये इसकी डीमेरिट है, क्योंकि ये लिखित में दस्तावेज होता है और लिखित में दस्तावेज कई बार जैसे उसकी सिक्रेसी आउट हो जाती है, तो इस स्थिति में जब सिक्रेसी आउट हो जाती है तो जो इम्पोर्टेंस जो मैसेज होता है वो इम्पोर्टेंट मैसेज की जो गोपनीयता होती है वो भंग हो जाता है, तो ये इसका एक डीमेरिट है। उसके बाद में जो अशिक्षित लोग हैं जो लिखना नहीं जानता है या पढ़े लिखे लोग नहीं है जो लिखना नहीं जानता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम है कि उसके लिए इस प्रकार से लिखित इन्फॉर्मेशन या लिखित में जो सूचना होता है उसका कोई अर्थ या मायना नहीं रखता है। अतः उपरोक्त हम देखते हैं कि जो लिखित एवं मौखिक जो संप्रेषण है इसका जो प्रयोग है वो आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए, यानी कि जहाँ जरूरत हो वहाँ पर मौखिक सूचना से ली जाए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर लिखित रूप से दी जाए, यानी कि समय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए या परिस्थितियों को देखते हुए ये सबसे पहले इसका आकलन किया जाना चाहिए कि कौन सी मेथड इसमें काम में लिया जाए जिससे कि सूचना समय पर प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद में हम आगे अगली जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम अलग अलग जो
आगे औपचारिक एवं अनौपचारिक हैं, फिर अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, क्षैतिज। तो ये जो इसकी जो पार्ट हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।